तो चलिए आज बात करते हैं अल्फोंस डेडे की एक बहुत ही पावरफुल कहानी की जिसका नाम है द लास्ट लेसन। ये स्टोरी फ्रैंको प्रशियन वॉर के टाइम सेट है और सच बताऊं ये हमें पछतावे और अपनी पहचान यानी आइडेंटिटी के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी चीज की कीमत, उसकी असली वैल्यू आपको ठीक उस पल पता चले जब आप उसे हमेशा के लिए खोने वाले हों। बस यही एक सवाल इस पूरी कहानी का सेंटर है और इसकी शुरुआत होती है एक छोटे से लड़के फ्रांस की एक बिल्कुल आम सी सुबह से। तो ये है हमारा नरेटर फ्रांस। स्कूल के लिए ऑलरेडी लेट हो चुका है और ऊपर से उसे अपने टीचर मिस्टर हमिल से बहुत डर लगता है। डर तो रोज ही लगता है, पर आज आज एक खास वजह है। उसने पार्टिसिपल्स पर अपना लेसन बिल्कुल भी तैयार नहीं किया है। और बाहर का मौसम देखिए, एकदम साफ धूप खिली हुई है। फ्रांस का मन कर रहा है कि छोड़ो स्कूल, बंक मार लेते हैं। अब सोचिए, पेड़ों पर चहचहाती चिड़ियां और प्रशियन सोल्जर्स की ड्रिल, ये सब ग्रामर के बोरिंग रूल से तो कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना? लेकिन आज कुछ अजीब है। रास्ते में टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत भीड़ लगी हुई है। पिछले 2 सालों से उस बोर्ड से सिवाय बुरी खबरों के, हारी हुई लड़ाइयां, मिलिट्री ऑर्डर्स और कुछ नहीं मिला है। फ्रांस एक पल के लिए सोचता है, हे भगवान, अब क्या बात हो गई? पर लेट हो रहा था, इसलिए वो तेजी से आगे निकल जाता है। जब वो स्कूल पहुंचता है तो माहौल और भी अजीब लगता है। नॉर्मली इस टाइम स्कूल में कितना शोर होता है ना, डेस्क्स का खुलना बंद होना, बच्चों का एक साथ लेसन्स रिपीट करना, एक पूरा हंगामा। लेकिन आज एक अजीब सी चुभने वाली खामोशी है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे संडे की सुबह हो। और क्लास के अंदर का नज़ारा, वो तो और भी हैरान करने वाला था। उसके टीचर एम हैमिल अपने सबसे अच्छे स्पेशल ओकेजन वाले कपड़ों में थे। वो हरा कोट, फ्रिल्ड शर्ट और जो बैक बेंचेस हमेशा खाली रहती थीं, वहां पर आज गांव के बुजुर्ग बिल्कुल शांत बैठे थे। फ्रांस तो बिल्कुल ही शॉक में था। और इससे भी बड़ा शॉक तब लगा जब एम हैमिल ने उसे डांटने के बजाय बड़े प्यार से कहा, जाओ फ्रांस, अपनी सीट पर बैठ जाओ। और फिर हैमिल वो बात बताते हैं जिससे सब कुछ बदल जाता है। वो कहते हैं, मेरे बच्चों, ये आखिरी लेसन है जो मैं तुम्हें दूंगा। बर्लिन से ऑर्डर आ गया है कि एल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स में अब सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। ये शब्द फ्रांस के लिए एक थंडर क्लैप की तरह थे, आसमान से गिरी बिजली की तरह। और बस उसी एक पल में पछतावे का एक भारी बोझ फ्रांस के ऊपर आ गिरता है। उसे वो सारे दिन याद आते हैं जब उसने अपनी ही जबान फ्रेंच सीखने से ज्यादा जरूरी चिड़ियों के अंडे ढूंढना समझा, या सार नदी पर फिसलना। कितना टाइम वेस्ट कर दिया उसने। वो किताबें, उसकी ग्रामर और हिस्ट्री की किताबें, जो अभी कल तक उसके लिए एक बोझ थी, एक बर्डन, वो अचानक से उसे अपने पुराने दोस्तों जैसी लगने लगती हैं। ऐसे दोस्त जिन्हें अब वो किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। अब फ्रांस को सब समझ में आ रहा था। अच्छा, तो इसलिए गांव के बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं। वो सिर्फ एम हैमिल को उनकी 40 साल की ईमानदार सर्विस के लिए थैंक यू कहने नहीं आए, बल्कि वो उस देश, उस कल्चर को अपनी रिस्पेक्ट देने आए हैं जो अब उनका नहीं रहा था। हैमिल गुस्सा नहीं होते। वो किसी को ब्लेम नहीं करते, ना बच्चों को, ना उनके पेरेंट्स को। इसके बजाय वो फ्रेंच जबान के बारे में बात करना शुरू करते हैं, उसकी खूबसूरती, उसकी इम्पोर्टेंस। वो सबको समझा रहे हैं कि वो लोग असल में क्या खो रहे हैं। वो कहते हैं कि फ्रेंच दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे साफ और सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है, और वो सबसे बच्चों से, बुजुर्गों से सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसे अपने बीच हमेशा जिंदा रखना, इसे कभी मत भूलना। और फिर वो एक बहुत गहरी बात कहते हैं, शायद इस पूरे लेसन का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। वो कहते हैं कि जब तक गुलाम लोग अपनी जबान को मजबूती से पकड़े रहते हैं, तो ये ऐसा है जैसे उनके पास अपनी जेल की चाबी हो, क्योंकि आपकी जबान, आपकी लैंग्वेज ही तो आपकी पहचान है, रेजिस्टेंस का, उम्मीद का एक जरिया। देखिए, मिस हैमिल का अपनी जबान के लिए जो प्यार है वो है देशभक्ति, पेट्रियटिज्म। लेकिन जो प्रशंस कर रहे हैं, अपनी लैंग्वेज जर्मन को दूसरों पर जबरदस्ती थोपना, ये कुछ और है। इसे कहते हैं लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म। ये वो सोच है जिसमें आप मानते हैं कि आपकी भाषा ही सबसे सुपीरियर है। और उस दिन
जब एम हैमिल ग्रामर का लेसन पढ़ाते हैं तो फ्रांस को सब कुछ समझ आ जाता है, एकदम परफेक्टली। उसे लगता है अरे ये तो कितना आसान था। और तभी उसे रियलाइज होता है शायद मैंने ही पहले कभी इतने ध्यान से सुना नहीं, और शायद एम हैमिल ने भी कभी इतने सब्र से, इतने पेशेंस से समझाया नहीं था। उस वक्त पूरी क्लास में सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, कागज पर कलम के घिसने की। एक स्क्रैच स्क्रैच स्क्रैच। छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा बुजुर्ग, हर कोई पूरे ध्यान से, पूरे कंसंट्रेशन के साथ बस लिख रहा था। ऊपर छत पर कबूतर धीरे धीरे गुटरगू कर रहे थे, और उनकी आवाज सुनकर फ्रांस अपने मन में सोचता है, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स? क्या ये लोग इन कबूतरों से भी अब जर्मन में गवाएंगे? कितना मासूम सा सवाल है ना, लेकिन कितना गहरा। मतलब क्या कोई तुमसे तुम्हारी नेचर, तुम्हारी असली पहचान भी छीन सकता है? और बस ठीक उसी पल चर्च की घड़ी में 12 बजते हैं, और खिड़की के ठीक नीचे से प्रूशियन सोल्जर्स के ट्रम्पेट्स की आवाज सुनाई देती है। ड्रिल खत्म हो चुकी थी, और उसके साथ ही आखिरी लेसन भी खत्म हो गया था। ये एक तरह से ऑफिशियल टेकओवर का सिग्नल था। हैमिल अपनी कुर्सी से खड़े होते हैं। उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था, बहुत लंबा और उदास दिख रहे थे। वो कुछ कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका गला भर आता है। इमोशंस ने उन्हें चोक कर दिया था। एक भी शब्द उनके मुंह से निकल नहीं पाता। तब वो ब्लैकबोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, एक पीस ऑफ चॉक उठाते हैं, और अपनी जितनी भी ताकत उनमें बची थी, उस पूरी ताकत से बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं, विवे ला फ्रांस, जिसका मतलब है फ्रांस जिंदाबाद। फिर वो दीवार से टिक कर खड़े हो जाते हैं, और बिना एक भी लफ्ज कहे बस अपने हाथ से इशारा करते हैं, स्कूल खत्म हुआ, अब आप जा सकते हैं। और उस एक खामोश इशारे के साथ एम हैमिल की 40 साल की सर्विस और एक पूरा जीवन, एक पूरी पहचान, सब खत्म हो जाती है। तो इस कहानी से हम अपने लिए क्या सीख सकते हैं? 3 बहुत जरूरी बातें हैं जो आज भी उतनी ही सच हैं। पहली, चीजों को कल पर टालना कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। दूसरी, अपनी पहचान की कीमत, अपनी जबान, अपना कल्चर, ये बहुत अनमोल है। और तीसरी, खोने का दर्द। हम अक्सर उस चीज की कदर नहीं करते जो हमारे पास है, जब तक कि वो हमसे छिन ना जाए। ये कहानी 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन इसका आखिरी सवाल आज भी हम सबके लिए है। हम कितनी बार अपनी जबान, अपने कल्चर, अपनी आज़ादी को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं? ये मान लेते हैं कि ये तो हमेशा ऐसे ही रहेगा। जरा सोचिए, ऐसी कौन सी चीजें हैं हमारी लाइफ में जिनकी कीमत शायद हमें भी तभी समझ आएगी जब वो हमसे दूर चली जाएंगी।